Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव इस बार किसी जंग से कम नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टी पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने रामघाट स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता बाबू शर्मा के निवास स्थान पर आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव पर मंथन किया। इस अवसर पर वीरेंद्र रावत ने अपनी वाणी से भारतीय जनता पार्टी पर तीखे वार करते हुए केंद्र सरकार और उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार को जन विरोधी सरकार करार दिया है। अंग्रेजी का एक कहावत है, रिटन ऑन द वॉल। तो आज साफ साफ दिखाई दे रहा है, दीवार पर इबारत लिखी जा चुकी है कि 2022 में कांग्रेस भारी बहुमत से वापसी कर रही है। और ये तो 60 प्लस की बात कहते हैं और इनकी आत्मा जानती है ये 10 प्लस भी नहीं आएंगे। और कांग्रेस निश्चित रूप से हम मान के चल रहे हैं, हम 55 प्लस आएंगे ही आएंगे। और जिस तरीके से आज आप पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, महंगाई जिस पर 2014 में इन्होंने कहा था कि भाई महंगाई अगर हम आ गए केंद्र में तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज आप हालात देखिए। खाने का तेल जो कांग्रेस के ज़माने में 60 रुपये हुआ करता था, आज वो 200 रुपये पार हो गया। पेट्रोल में तो शतक लगा ही दिया है, डीजल भी उसके पीछे पीछे ठीक चल रहा है और 95-96 पर आ चुका है। आप ये देखिए कि कोई भी वस्तु जो है, आज दिवाली बहुत सन्निकट है लेकिन बाजार पूरे वीरान पड़े हुए हैं। इकोनॉमी की हालत ख़राब हो चुकी है। आज के जो प्रधानमंत्री है, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब कहते, इनका एक डायलॉग था कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है क्योंकि जो केंद्र में बैठा हुआ प्रधानमंत्री कमज़ोर है। और आज डॉलर रुपया जो है डॉलर के मुकाबले तो कमज़ोर हो ही रहा है, बांग्लादेश के टके के मुकाबले भी कमज़ोर हो चुका है। तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है और कौन कमज़ोर हो रहा है, ये जनता को साफ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से जो है आज उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी के 3 साल का जो उनका कार्यकाल रहा उसको याद कर रही है। ये लोग तो 4 धाम ठीक से चला भी नहीं पा रहे हैं, जबकि हरीश रावत जी के समय में 2013 में आपने देखा होगा कितने केदारनाथ की कितने भीषण त्रासदी हुई थी। और टूटी हुई गर्दन को लेकर हरीश रावत जी ने 1 साल में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चालू करवा दी थी। नहीं तो लोग कह रहे थे कि 10 साल लग जाएंगे इस यात्रा को शुरू होने में। और 4 धाम यात्रा आप हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंजन है। अगर ये चालू नहीं होती है तो हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ धाम तक, कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक सारे हमारे जो होटलियर्स हैं, व्यवसायी हैं, छोटे से लेके बड़े तक का व्यापारी जो है वो मायूस दिखाई दे रहा है अभी। तो जनता तंग आ चुकी है भाजपा की सरकार से, क्या केंद्र की सरकार, क्या राज्य की सरकार। कहते तो है डबल इंजन की सरकार, लेकिन ऐसा इन्होंने कोई काम नहीं किया जो हम कहेंगे ये डबल इंजन की सरकार है। हाँ, डबल इंजन की सरकार का परिणाम हमको दिखाई दे रहा है महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में। कहाँ तो ये कहते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे और करीब 14 करोड़ लोग 2 साल में बेरोजगार हुए हैं। आज हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार में 107 देशों में 103वां नंबर है। इतना हम टॉप कर चुके हैं। भुखमरी में हम टॉप कर रहे हैं। तो इस सब का उत्तरदायित्व भाजपा के लोगों के, इनके नेताओं पर है और इनके पाप का घड़ा भर चुका है। 2022 से जिस प्रकार से 2004 में उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी भाजपा के हारने की, उसी तरीके से 2022 में शुरुआत होगी और 2024 में केंद्र में भी
राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक कहावत है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। निश्चित रूप से कांग्रेस हर आप चाहे 2004 का 2 का चुनाव हो, चाहे 7 का हो, 12 का हो, 17 का हो, हमेशा कांग्रेस ने लगभग 10 से 15% नए युवाओं पर भरोसा जताया है और उसका कांग्रेस को लाभ भी मिला है। आज चाहे हरीश धामी हो, करण सिंह मेहरा हो, ये सभी युवक कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं और आज ये हमारा चेहरा है कांग्रेस का। तो हरीश रावत जी खुद युवक कांग्रेस से निकले हुए प्रोडक्ट है, आज चेहरा है कांग्रेस का। तो हमेशा से कांग्रेस ने युवाओं को तरजीह दी है, आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर पार्टी को चुनाव में आने का हक है और मैं स्वागत करता हूं आप पार्टी का कि वो उत्तराखंड में आ रहे हैं और लोगों को एक जो नेताओं को, जनता को एक प्लेटफॉर्म, नया प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। लेकिन जहां तक जो वादे केजरीवाल जी कर रहे हैं, देखिए उत्तराखंड और दिल्ली में मूलतः बहुत फर्क है। दिल्ली मूलतः एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ जो बजट है उनका 1 लाख करोड़ का बजट है, हमारा 40,000 करोड़, अब 45,000 करोड़ का बजट हुआ। एक मूलभूत तो फर्क यहाँ है। दूसरा, उनके कमाई तो ज़्यादा है, खर्च कम है। खर्च इसलिए कम है क्योंकि वहाँ केंद्र शासित राज्य होने की वजह से पुलिस महकमा जो है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार उस पर खर्च करती है। उसकी सैलरी से लेके, उसके बिल्डिंग बनाने से लेके, उसके आधुनिकीकरण को लेके सब चीज़ें जो है उसका खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, राज्य सरकार में तो कोई खर्चा पड़ता ही नहीं उसका। इसी प्रकार MDD है, MCDs है। तो जो मुख्य सेवा देने वाली संस्थाएं हैं दिल्ली सरकार में या दिल्ली में, वो तो उसको खर्च तो वहन केंद्र सरकार कर रहा है, तो उनके वहाँ खर्चा तो है नहीं, इसलिए वो 300 क्या 400 वाट बिजली मुफ्त दे सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के बजट इस बात की इजाज़त नहीं देता है और माननीय हरीश रावत जी ने फिर भी, मैं उनको बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट मानता हूँ और उन्होंने कहा कि हम अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 200 रुपया प्रति सिलेंडर प्रति माह हम सब्सिडी देने का काम करेंगे और 100 किलोवाट जो है हम बिजली फ्री देने का काम करेंगे। तो ये काम तो हरीश रावत जी तो कर सकते हैं क्योंकि बड़े तरीके से उन्होंने 3 साल सरकार चलाई है और उन्हें पता है कि भाई कितना निकाला जा सकता है, कितना जनता को दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ के बारे में केजरीवाल जी तो कुछ जानते नहीं है, वो इसको भी दिल्ली समझ रहे हैं, तो वो इसको दिल्ली समझने की भूल ना करें। मेरा उनसे यही एक संदेश है। 2002 में जब यहाँ सरकार बनी थी तो ND तिवारी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो उसमें हमने यहाँ सिडको लगाने का काम किया, चाहे हरिद्वार का सिडको हो, चाहे रुद्रपुर का हो, काशीपुर का हो। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय हरीश रावत जी उस टाइम पर PCC प्रेसिडेंट होते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके भी 1 दिवसीय धरना दिया विधानसभा में ताकि ये बिल पास किया जा सके कि 70% जो है रोजगार हमारे स्थानीय युवाओं को ही दिया जाए, और वो बिल पास हुआ। लेकिन जहां तक इसके अमली जामा पहनाने की बात है, 2007 में भाजपा की सरकार आ गई थी, बिल पास होने के बावजूद भी उसको इन्होंने कानून नहीं बनाया, तो वो एक खामी रह गई थी। 2022 में जैसी हमारी सरकार आएगी हम इसको कानून बनाएंगे और इसको लागू करवाने का भी काम करेंगे।